नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में एयर पॉल्यूशन के बारे में कंप्लीट चर्चा किया हुआ था। आज उसी का ये सेकंड पार्ट है जिस पर हम कंप्लीट चर्चा करने जा रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। सो धैर्य बनाकर पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, इसका जो मेजर सोर्स आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? आपको स्वयं भी लगता होगा कि वाटर पोल्यूशन का क्या मेजर सोर्स है, क्या माइनर सोर्स है, किस एक्शन से वाटर पोल्यूशन अधिक हो रहा है। आप स्वयं थोड़ा बहुत कुछ तो अंदाजा जरूर लगा पा रहे होंगे कि वाटर पोल्यूशन का मेजर सोर्स और माइनर सोर्स क्या है। तो इसी संदर्भ में इसका भाई इम्पैक्ट क्या है ना, इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है इन सब चीजों से, इन सभी चीजों पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस टू द वाटर सच एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, रेडियोलॉजिकल हीट विच डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। भाई वाटर में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हीट वगैरह सारी चीजें अगर मिला दी जाए, उसका तो पूरा फिजिकल एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाएगा। समझिए, जैसे किसी भी सब्सटेंस को हम ले जाकर उसमें मिला दिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो चाहे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, उस वाटर का वो क्या करेगा, पूरा नेचर ही बदल देगा, है ना। वो पूरी इसकी क्वालिटी को ही बदलने की क्षमता रखता है। अगर हम कोई भी उसमें पॉल्यूटेंट मिला रहे हैं, वो चाहे सॉलिड के रूप में हो चाहे वो लिक्विड के रूप में हो, है ना, दोनों कंडीशन से वो क्या करते हैं, उसको उस पर इंपैक्ट डालेंगे। आगे बात करें, दोनों क्या होते हैं, अनफिट फॉर यूज कंप्लीटली रूप से। वाटर पॉल्यूशन is not only confined to surface water, but it has also spread to ground water, sea and ocean। ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस वाटर को ही नहीं, ग्राउंड वाटर को भी प्रभावित करता है। इतना नहीं, क्योंकि यही सरफेस वाटर आपके जाकर रिवर से मिलते हैं, ये रिवर से जाकर आपके ओशियन से मिलते हैं, सीज में मिलते हैं, भाई वो भी जाकर इससे क्या हो रहे, पॉल्यूटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर यही चीज बताई जा रही है। द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर एस फैलो। कौन कौन से मेन सोर्स हैं, तो चलिए एक एक करके क्रमशः देखते हैं। ठीक है, कंप्लीटली रूप से। पहले पेन ये अच्छा नहीं है कलर, ये तो और गड़बड़ है। चलो ठीक है, कम्युनिटी वेस्ट वाटर। इसका मतलब ये हुआ है, हमारे जो कम्युनिटी के द्वारा जो वेस्ट निकलता है, जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसका कितना रोल है, उसको चलिए देखते हैं। इंक्लूड्स डिस्चार्ज फ्रॉम द हाउसेस। कम्युनिटी वेस्ट में आप देखते हैं कि जो घरों से निकलने वाले डिस्चार्ज हैं, यानी जो वेस्ट है, वो कहाँ जाकर के, भाई उसको ले जाकर नाले में गिराया जाता है, सीधी सीधी बात। कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ से जो भी आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपके हार्मफुल कंपोनेंट निकलते हैं, उनको भी कहाँ ले जाकर गिराया जाता है, नालियों में ही गिराया जाता है, नालों में ही गिराया जाता है। ठीक है, टू पब्लिक सीवेज सिस्टम। द सीवेज कंटेन्स ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा। भाई इस जो हमारा सीवेज होता है, उसमें तमाम प्रकार की ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, आप स्वयं देखते हैं कि आप अपने शहरों में चारों तरफ देख सकते हैं स्वयं की क्या इसकी दशा है। कि नालियों का पानी का कलर एक बार देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अब ये सोचिए, उस पानी को अगर कोई व्यक्ति पिए या उससे कोई नहा रहा है, उसका किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति यूज कर ले, कह सकते कि विदाउट मौत उसकी मौत होगी। फूड रेसिड्यूज, है ना, फूड से जो रेसिड्यूज होते हैं वो सारी चीजें। क्लीनिंग एजेंट्स, जैसे उसमें डिटर्जेंट अदर वेस्ट मिलाए जाते हैं ना, जो हम आप डिटर्जेंट वगैरह सॉप्स का यूज करते हैं, ये सभी क्या है, ये सब भाई अनडिस्ट्रॉयड होने वाली चीजें हैं। ठीक है, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं, ये जाकर पानी में ही मिलती है, और वो सारी चीजें धीरे धीरे एब्जॉर्ब यानी लीचिंग के माध्यम से कहाँ पहुंचेंगी, हमारे ग्राउंड वाटर में पहुंचेंगी, और वो परिणाम ये होगा कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ये यहां पर एक फिगर है। आप सोचिए, आप स्वयं देखते हैं ऐसे नाले सीधे जाकर कहां गिरते हैं, पूरे शहर के पानी इकट्ठा ले जाकर गिराया जाता है, कहां पर, नदियों में गिराया जाता है। अब वो नदी अगर इसी पानी को फिल्टर कर दिया जाए, है ना, यहां से जो भी यहां पर एक मशीन के द्वारा लगा करके यहां फिल्टर का प्रयोग करके इसको फिल्टर करके निकाला जाए, गिराया जाए नदी में, तो शायद थोड़ा सा चीजें बेटर हो सकती है। लेकिन नहीं, ये डायरेक्ट एसिड को गिराया जाता है नदियों में। परिणाम ये होता है कि जो हमारे वाटर हैबिटेट हैं उन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जो जलों में रहने वाले हमारे मछलियां हैं, मोलस्क हैं, उन पर भी इनका इम्पैक्ट पड़ता है। अब यही नदियां जाकर सीधे कहाँ मिलती है, हमारे ओशियन से मिलती है, हमारे सी से मिलती हैं, उनको भी पॉल्यूटेड करती हैं। ठीक है, तो स्वयं देखिए। आगे बात करें हम, इंडस्ट्रियल वेस्टेज।
इंडस्ट्रियल वेस्टेज में आप देखते हैं दोनों तरीके से हैं, जो वाटर तो निकलता ही निकलता है, प्लस जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको ले जाकर सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है एक जगह, है ना। उसको एक ऐसी जगह रखा जाए, ऐसी जगह की जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वहीं पर फेंका जाता है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अधिक होता है, लोगों का आना जाना दुश्वार हो जाता है, इतना भयंकर। मतलब हर एक चीज का एक सही तरीका होता है। आप जो है पूरे दुनिया भर का जो है कचरा ले जाकर सड़क किनारे फेंक दे रहे हो, आना जाना मुश्किल हो जा रहा है, मतलब इतनी फाउल स्मेल आती है कि मतलब चलना मुश्किल हो एकदम। द इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज सेवरल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स विच में इंप्रूव टॉक्सिक टू द लिविंग बींग। भाई जाहिर सी बात है, ये वाटर पोल्यूशन, उसके बाद सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तीनों के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन तो है ही, साथ साथ सॉइल पोल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार हैं, एयर पोल्यूशन के लिए भी। भाई आप प्लास्टिक की चीजें जलाओगे तो हमारा एयर पोल्यूशन होगा, उसको आप मिट्टी में फेंकोगे तो हमारा सॉइल पोल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी होती है, और वो टॉक्सिसिटी क्या करेगी, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को धीरे धीरे रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी। आगे हम बात करें, ये देखिए भाई, ये पूरा ऐसा तो आपने देखा ही होगा, सड़क के किनारे वगैरह जो फेंका जाता है ना। आगे एग्रीकल्चर सोर्सेस इसमें क्या है कि जो एग्रीकल्चर से निकलने वाले वेस्टेज है उसमें देखते हैं, चलिए। फर्टिलाइजर्स कंटेन्स मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, एनपीके, है ना, एनपीके यूज होता है, ठीक है। लेकिन इनका मेजर यूज में अगर हम बात करें, इसका अत्यधिक यूज किया जाए, ये भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। एक लिमिटेड अमाउंट में किया जाए तो सारी चीजें बेटर हों, ठीक है। हालांकि excessive fertilizers may reach the groundwater by leaching or may be mixed with surface water of rivers, है ना। लीचिंग के माध्यम से या ग्राउंड सरफेस वाटर से मिक्स होकर के कहाँ जाएंगी, वो नदियों में मिल जाती हैं, ठीक है। लेक्स, पॉन्ड्स, बाय रन एंड ड्रेनेज, ठीक है। कहाँ जाएंगे भाई, ड्रेनेज के माध्यम से जाएंगे ना, और कोई माध्यम तो है नहीं भाई, इन सभी को बना करके नाले के माध्यम से भेजा जाता है। पेस्टिसाइड्स इंक्लूड इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, निमेटिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स एंड सॉइल फ्यूमिगेंट। आप देख रहे हैं इतनी सारी जो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है, ये हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, हम कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए करते हैं, हम अपने फसल की अच्छी पैदावार के लिए करते हैं, हम अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन कब तक करेंगे, एक पार्टिकुलर समय तक ही रहेगा ना, एक हमेशा के लिए तो ये होगा नहीं। आप एक समय तो ऐसा भी तो आएगा कि वो जमीन उस लायक बचेगी भी तो नहीं। आज अभी तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन तो 10-20 साल आने वाले समय में वही जो आपकी फर्टिलिटी वाली जो मिट्टी है वो बैरन में कन्वर्ट हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, तब तो वहां दिक्कत बढ़ेगी ना। तो हमें अभी से इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। आगे दे कंटेन ए वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स सच एज क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, मेटेलिक साल्ट, है ना, कार्बोनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिक एसिड, मेनी ऑफ द पेस्टिसाइड नॉन डिग्रेडेबल। जो आप देखते हैं मैक्सिमम जो पेस्टिसाइड्स हैं वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। भाई ये जितने भी केमिकल, क्योंकि हम बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्टिसाइड का यूज कर नहीं रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, हम सिंपल केमिकल आपके पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है भाई, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो मिट्टी में तो जाते हैं, क्या करेंगे, एक लेयर बना के बैठ जाते हैं। भाई कोई इसमें जम तो नहीं हो सकता है, लेकिन उस जो है कीड़े मकोड़े के मारने के साथ साथ वो मिट्टी के फर्टिलिटी पर भी वो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आगे बात करते हैं, ठीक। ये देखिए, ये महाशय एकदम बढ़िया से छिड़काव कर रहे हैं। चलिए, द एनिमल्स एक्सक्रीटा सच एज डंग, वेस्ट फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स, पिगरीज, है ना, जो आपकी सूर पालन वगैरह की जाती है, एंड स्लाटर हाउसेस, बूचड़ खाने से जो सारी चीज निकलती, रीच द वाटर थ्रो रन ऑफ एंड सरफेस लिविंग ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब यहां से सोचिए, ये जो आपको सारी चीजें दिख रही हैं, ये है ना, स्लाटर हाउस, ये सब आप बरसात के मौसम में अभी जो कि चल ही रहा है ना, ये सभी रेनी सीजन में सब बहकर कहाँ जाती है, ड्रेनेज में जाती है, और वो ड्रेनेज बहकर सीधे कहाँ लेकर जाता है, वो सीधे के सीधे रिवर्स में लेकर चलता है। भाई चलो नदी में तुम भी चलो, ले जाकर के क्या करें, नदी को भी पॉल्यूटेड करेगा। भाई वहां से आपको पता है नदियों में कितनी सारे हैबिटेट हैं, बहुत सारे प्लांट के भी हैं, एनिमल्स के भी हैं, उसको उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, मछलियां मर जाती हैं, और भी सारी चीजें वहां पर देखने को मिलता है, बहुत सारे एडाप्टेशन उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है कंप्लीटली रूप से।
कितना सेल्फिश हो चुके हैं सब। नेक्स्ट है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन बात करें, द मेन सोर्सेस आर द थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, है ना। द पावर प्लांट्स यूज वाटर एज कूलेंट, रिलेज हार्ड वाटर टू द ओरिजिनल सोर्सेस। भाई यहाँ पर क्या होता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट से जो हमारा नॉर्मल पानी होता है, इसका एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर को आपने नॉर्मल पानी तो लिया, उसके बाद आप जो है, जो कंपनियों से, जो थर्मल पावर प्लांट से जो भी आप हॉट वाटर निकल रहा है, उसको भी आप कूल करके डालिए नदी में, या फिर जो बहुत आपने उसको गर्म करके बहुत ज्यादा कूल कर दिया उसको, आप जितने टेम्परेचर, अगर मैंने बाय द वे समझिए, हमारे वाटर का टेम्परेचर बाय द वे रहा 22 डिग्री सेल्सियस, तो हम उसमें हम डाल रहे हैं फिर 45 डिग्री सेल्सियस का, ये सही नहीं है। हमें इस वाटर को भी 22 डिग्री सेल्सियस पर लाकर ही तभी डाला जाए, तब जाकर उस जो है हैबिटेट के लिए चीजें सही होंगी, ठीक है। या फिर हम इससे कम कर दे, 13 डिग्री वाटर पर लाकर डाल दे, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। हमको दोनों को लाकर के नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको डालेंगे, तब जाकर के वो वाटर हमारा क्या होगा, सही से सर्वाइव हो सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमारा है ही थर्मल पावर प्लांट। भाई जो थर्मल रिएक्टर हो रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर हो रहे हैं, रिएक्टर का यूज किया जा रहा है, यहां से रिलीज होते हैं। अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, है ना। अंडरग्राउंड मतलब, ये तो इसका रीजन क्या है, सरफेस वाटर अगर पॉल्यूशन होगा तो अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। क्या कर रहा है, इन इंडिया एट मेनी प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज थ्रेटेंड विथ कंटामिनेशन ड्यू टू द सीवेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वेस्टेज। भाई जो म्यूनिसिपल पार्टी से या म्यूनिसिपल वेस्ट जो निकल रहा है, या आप कह सकते हैं कि जो सीवेज इंडस्ट्रियल से वेस्ट निकल रहा है, सभी सारी चीजें कहाँ लाई जा रही हैं, सभी आप देखिए सीधे लेके कहाँ गिराया जा रहा है, एक नदी नाले में गिराया जाता है। आपने देखा होगा जैसे कभी गंगा नदी, या फिर आप कह सकते हैं कि यमुना नदी, या फिर आप गोमती नदी, कोई भी नदी आप देखिए, इनमें लगातार आज हमें क्यों उनको फिल्टर करने की, उनकी सफाई की क्यों हमें आवश्यकता पड़ी। आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि ये हद से ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुके थे, हद से ज्यादा। हम आज इसको जो है खुद ही उसको पॉल्यूटेड करें, फिर उसके पीछे हम फिर से पैसा खर्च करें, मतलब खुद ही उसको जो है अपना रिसोर्स भी उस पर खर्च कर रहे हैं, अपना मेहनत भी खर्च कर रहे हैं, है ना। तो उसको न बचाया जाए ना, हमें ऐसा कार्य ही न करना पड़े दोबारा। मैराइन पोल्यूशन, rivers discharge their pollutants into the sea, the sewerage and garbage of coastal cities and also dumped into the sea। भाई जो कोस्टल सिटीज हैं, है ना, जो भाई आपके तटीय इलाके हैं, उन सभी का वेस्ट कहाँ जाएगा। भाई वहां नदियां तो है नहीं, वो सब तो सीधे समुद्र में ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं मुंबई, क्या है, मुंबई हो गया, उसके बाद आपका हो गया गुजरात वगैरह, ये सभी समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। द अदर सोर्सेस ऑफ ओशियनिक पॉल्यूशन आर नेविगेशनल डिस्चार्ज, है ना, हमारे नेविगेशन के क्षेत्र से जो डिस्चार्ज निकलता है वो तो, और उसके बाद सॉइल सोर हो गया, सॉइल सोर मतलब सॉरी ऑयल सोर हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑयल माइनिंग हो गई, ठीक है। ये देखिए ग्रीस हो गया, डिटर्जेंट, ग्रीस, सीवेज, गार्बेज एंड रेडियो एक्टिव वेस्टेज, ऑफशोर ऑयल माइनिंग, है ना, जो हमारी ऑयल की माइनिंग की जाती है कहाँ पर, तटीय इलाकों में की जाती है ना। तो वहां से जो निकलता है वेस्ट, उसको भी कहाँ, हमारे सी में ही डाल दिया जाता है, वहीं फेंक दिया जाता है। ये सभी के सभी रीजन क्या है, ये सभी वाटर पॉल्यूशन के ही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक पार्टिकुलर जो रीजन है पॉल्यूटेंट है, वो सिर्फ वाटर पॉल्यूशन नहीं करता है, जरूरी नहीं है वो वाटर पॉल्यूशन भी कर सकता है, वो नॉइज पॉल्यूशन भी कर सकता है, वो ग्राउंड हमारा कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन भी कर सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो उस पॉल्यूटेंट का नेचर क्या है। नेक्स्ट, ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स का मतलब होता है कभी कभी जो जहां से माइनिंग वगैरह की जाती है, वहां की जो टैंकर्स होती हैं वो नीचे से फट जाती हैं। अब नीचे से फटने के बाद पता ही नहीं चलता कहाँ से टैंकर फटा है कहाँ से नहीं फटा है, उतनी देरी में बहुत बड़ी मात्रा में लीकेज हो जाती है, ठीक है। इसका परिणाम ये होता है कि वहां उतनी जितनी रेंज में फैलेगा, उतनी रेंज में जितनी भी आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, सभी के सभी खत्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे वहीं पर, है ना। ऑयल स्पिल्स, ठीक है। तो सभी सभी अफेक्टिंग ए लार्ज एरिया ऑफ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम ही समय में ही कवर कर लेता है, क्योंकि भाई लीकेज वाला सिस्टम है, तो लीकेज वाले में भाई लीकेज बहुत तेजी के साथ फैलता है, ठीक है। आगे हम बात करें, ये देखिए पूरा इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, सीधी सीधी बात जो हमारा मुद्दा है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम पर इसका इफेक्ट पड़ता है भाई, है ना। जितने भी हमारे लिविंग हैबिटेट हैं,
है वाटर हैबिटेट, उन पर जितने उसमें रहने वाले मछलियां, उसमें रहने वाले मोलस्क, उसमें रहने वाले फाइटोप्लैंक्टन, है ना, इन सभी के सभी पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। छोटे मोटे जो जलीय पौधे हैं उन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। उनकी लाइफ साइकिल पर पूरा इसका कह सकते हैं हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है, जो उनको झेलना पड़ता है। क्योंकि हम अपने स्वार्थ में इतने चूर हैं, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हम बस हमारा भला हो, बाकी किसी का सोचने का हमें फुर्सत ही नहीं मिल रही है ना। सेकंड क्या है, इसमें देखते हैं पॉल्यूटेड वाटर रिड्यूसेस डिजॉल्व ऑक्सीजन, है ना। इसका रीजन क्या है, ऑक्सीजन में प्रेजेंट ऑक्सीजन की सॉरी वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। परिणाम कंटेंट देयर बाय एलिमिनेट सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक प्लैंकटन, मोलस्क, फिशेस, इन सभी का इंपैक्ट इन्हीं सब पर पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम तो, हमारा हैबिटेट वाटर तो है नहीं, है ना। जिसका हैबिटेट वाटर होगा उसका परिणाम वही झेलेगा ना। हॉट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज व्हेन एडेड टू वाटर बॉडीज लोअर्स इट्स डीओ कंटेंट। भाई जो हमारा हॉट वाटर होता है, हमने बताया जो अभी जो है, जो इंडस्ट्री से जो गर्म पानी हॉट वाटर निकलता है ना, वो आप कह सकते हैं अपने साथ क्या कहता है, उसमें ऑक्सीजन डिमांड, कह सकते हैं डिमांड ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, उनका मात्रा कम हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो मछलियां वगैरह होती हैं वो अपना ब्रीदिंग का प्रोसेस नहीं कर पाती हैं, और ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, आप सभी जानते हैं, वो जीव मारा जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत हाई होता है, ठीक है, कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, इस पर देखते हैं ह्यूमन हेल्थ पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। फर्स्ट, द पॉल्यूटेड वाटर यूजुअली कंटेन्स पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, पैरासिटिक प्रोटोजोआन, वर्म्स, देयरफॉर इट इज ए सोर्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। भाई जितना भी पॉल्यूटेड वाटर होगा, ये क्या करते हैं कि तमाम प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआन को जन्म देते हैं। चलो आ जाओ भाई, नई नई बीमारी पैदा किया जाए मिल करके, तो ये सारी चीजें इनका काम होता है, ठीक है। आज पर डे क्या देखा, हाँ पर डे का एक आध बीमारी नई नई लॉन्च हो जा रही है इन्हीं सब की वजह से। जॉन्डिस यानी पीलिया, कालरा हो गया, टाइफाइड हो गया, अमीबियासिस हो गई, है ना। ये सभी पॉल्यूटेंट वाटर की वजह से होने वाले डिजीज हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मरकरी कंपाउंड्स इन वेस्ट वाटर आर कन्वर्टेड बाय बैक्टीरिया एक्शन एक्सट्रीमली टॉक्सिक, है ना। ये मरकरी, जो मरकरी होता है इसको मिथिल मरकरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होती है इसमें, ठीक है। परिणाम विच मेक ए डिफनेस एंड ब्लरिंग ऑफ विजन, मेंटल डिरेंजमेंट। आप सोचिए इतने सारे इंपैक्ट ह्यूमन बॉडी पे पड़ रहे हैं, डिफनेस, बिना किसके डिफनेस हो जाए, हमारी मेंटल रिटार्डेशन हो जाए, तो सारी चीजें क्या है, ये सभी के सभी मरकरी की वजह से हो रही हैं। और मरकरी क्या बनाती है, मेथिल मरकरी बना लेती है, किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ। नेक्स्ट, वाटर कंटामिनेटेड विथ कैडमियम, है ना। कौन सा रोग होता है, इटाई इटाई हो जाता है, ठीक है। इसको हम आउच आउच के नाम से भी जानते हैं, इस रोग को हम आउच आउच के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, पेनफुल डिजीज ऑफ बोन्स एंड ज्वाइंट्स। इसमें होता क्या है, जो हमारी जो ज्वाइंट्स होती है, हमारी बोन्स होती है, उसमें असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय दर्द होता है, ठीक है। डिजीज एंड कैंसर ऑफ लंग्स, है ना, एंड लीवर का कैंसर, लंग्स कैंसर के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। तो समझिए कितनी डेंजर चीजें हैं। तो हमें वाटर की जो हम पी रहे हैं उसको भाई जरूर चेक किया जाए कि उस वाटर में मरकरी का अमाउंट तो नहीं आ रहा है, कैडमियम का अमाउंट तो नहीं आ रहा है। एक बार जरूर जाके अपने वाटर को चेक कराएं, ठीक है। द कंपाउंड्स ऑफ लेड काजेज एनीमिया, हेडेक, लॉस ऑफ मसल पावर। भाई इसमें क्या होगा, भी जो हमारे मसल पावर हैं वो खत्म हो जाएंगी, हेडेक हो जाएगा, हमेशा जो है पड़े रहेंगे एकदम, है ना। उसके बाद एनीमिया तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट है हैजर्ड्स ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, है ना। अधिक मात्रा में नाइट्रेट के प्रेजेंस होने पर क्या होगा, ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के डेंजरस तो है ही, साथ ही साथ ये यहाँ पर एक रोग हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, जिसको हम मिथोमोग्लोबिनीमिया के नाम से जानते हैं। ये क्या बना लेता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के एक, जैसे हमारे पास क्या है, नाइट्रेट, है ना, नाइट्रेट प्लस आप ये कह सकते हैं कि दूसरा हमारा ड्रिंकिंग वाटर, है ना, ड्रिंकिंग वाटर, इन दोनों के साथ मिलकर के क्या बना लेगा ये,
आप कह सकते हैं ये मिथेमोग्लोबिन, मिथेमोग्लोबिन जो कि क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, हमें खुद पता है, हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है उतना जितना हम चाहते हैं। आगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर मे लीड टू लीचिंग ऑफ आर्सेनिक फ्रॉम, आर्सेनिक की वजह से एक ब्लैक फुट नामक डिजीज हो जाता है। ठीक है, ब्लैक फुट की डिजीज हो जाता है। एक रिपोर्ट आती है 2007 में, है ना, लगभग 70 देशों की रिपोर्ट ये मिला के आ जाती है, जिसमें से आप देखेंगे 137 मिलियन लोग यानी 137 मिलियन पीपल क्या है, वो आर्सेनिक से ग्रसित है, ब्लैक फुट डिजीज से वो ग्रसित हैं। अब सोचिए 70 से अधिक कंट्री में लगभग आपके 137 मिलियन पीपल ब्लू बेबी, आप ये क्या नाम है भाई, ब्लैक फुट डिजीज से ग्रसित हैं। इसका मतलब ही ये समस्या छोटी मोटी नहीं है, ये समस्या बहुत बड़ी है, और इस पर हमें सिर्फ एक कंट्री या दो चार कंट्री के सहयोग से नहीं होने वाला, जब तक इस पर सभी कंट्री एक साथ आकर नहीं खड़े होंगे। सभी को एक साथ आकर इस मोर्चे पर बात करनी होगी। एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर काज न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक है हमारे वाटर में, ठीक है, तो कौन कौन सा आपका डिसऑर्डर हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर, यानी कि हमारी जो मसल्स में न्यूरॉन हैं प्रेजेंट हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, है ना, हमारे स्टोमच से रिलेटेड, और मतलब स्टोमच और इंटेस्टाइन दोनों में प्रॉब्लम आ जाएगी। हार्डनिंग ऑफ बोन्स एंड स्टिफ द पेनफुल ज्वाइंट, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, जो ज्वाइंट में पेन होती है इसको हम स्केलेटल फ्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिए, जो जितने भी डिजीज हैं। आगे बात करते हैं कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। मेजर कंट्रोल भाई क्या क्या किया जाए कंट्रोल। देखिए, पहला कंट्रोल ये ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस शुड बी डन बिफोर रिलीजिंग इनटू द वाटर बॉडीज। इनको वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले भैया इसको क्या किया जाए, बढ़िया से फिल्टर किया जाए। इसको कह सकते हैं कि खूब बढ़िया से बढ़िया इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका बढ़िया से ट्रीटमेंट करके डाला जाएगा तो ये सारी चीजें क्या होंगी, बेटर होंगी, और वाटर पॉल्यूशन तो होगा लेकिन लेस अमाउंट में होगा, है ना। ये हम सोचे कि एकदम जीरो हो जाए, तो जीरो तो नहीं संभव है, लेकिन लेस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हॉट वाटर शुड बी कूल्ड बिफोर रिलीज फ्रॉम द पावर प्लांट। भाई ये तो जरूरी है, अगर हम जो भी पावर प्लांट से हॉट वाटर रिलीज हो रहा है उसको हम कूल करके तब जाकर उसको वाटर बॉडीज में फिर से हम उसको छोड़े। अगर वैसे हम हॉट वाटर छोड़ देते हैं तो भाई हमारी नदियों का वाटर का जो टेम्परेचर अलग है, और हमारा पास जो इंडस्ट्री का वाटर है उसका टेम्परेचर अलग है। दोनों टेम्परेचर अलग होने से परिणाम ये होगा कि उस वाटर को जब मिलाया जाएगा नदियों में, उस वाटर का पूरा कह सकते हैं टेम्परेचर बदल जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड। आप क्या करिए, अत्यधिक फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड के यूज को अवॉइड करिए, आप मैक्सिमम करिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप उपयोग करें। ठीक है, आप फर्टिलाइजर के भरोसे ना रहें, थोड़ी सी पैदावार कम, अगर हम आप सपोज दैट आज पैदावार भले अधिक है, लेकिन समय के साथ उतनी ही मात्रा में उतनी स्पीड से बहुत सारी रोग भी बढ़े हैं, है ना, बहुत तेजी के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ के साथ वैसे रोग भी बढ़ा, हर एक चीज बढ़ा है ना, केवल ग्रोथ को ही मत देखिए, आप बहुत सभी फैक्टर को लेकर चलिए, एकदम एक तरफ से जोड़ करके सभी चीजें बढ़ी हैं। पहले जो है बहुत सारी डिजीज नहीं थी, एड्स वगैरह का नाम निशान नहीं था, आ गया एड्स वगैरह भी आ गया, ऐसी बीमारी की आज तक कोई इलाज ही नहीं बना, है ना। बहुत सारी अभी भी कहाँ हम वायरस से बनने वाली होने वाली जितनी भी डिजीज हैं, आज भी इसकी कोई परमानेंट दवा नहीं बनी है, सभी की वैक्सीन चलती है। आगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इफिशिएंट यूज ऑफ एनिमल्स रेसिड्यूज एज फर्टिलाइजर्स। आप यही करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रयोग करिए, और मैक्सिमम जो आपके एनिमल्स की स्क्रीटा हैं या उनके जो भी रेसिड्यूज हैं उसका उपयोग करके आप खेतों में खाद के रूप में फर्टिलाइजर के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा कि हमारा खेत जो है फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी और प्रोडक्टिविटी भी सही बनी रहेगी। ठीक है, और हमारा सॉइल पॉल्यूशन भी नहीं होगा, है ना। ऑयल स्पिल्स इन वाटर कैन बी क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ बायोरेमिडिएशन। ठीक है, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके जो ऑयल स्पिल्स होते हैं, यानी जो नदियों के जो भी ओशियंस में जब माइनिंग करते हैं ऑयल रिफाइनरी के समय, जब टैंकर वगैरह फट जाती हैं, वो आकर वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेती हैं। ठीक है,
वो उस लेयर को, यानी वाटर जो वाटर के ऊपर ऑयल लेयर बनाई गई है, उसको हटाने के लिए हम बायोरेमेडिएशन का उपयोग करते हैं, है ना। उसमें लागते माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम इंटर कराते हैं और वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको खत्म कर देती हैं और हमारा वाटर जो होता है फिर से अपने पुरानी फॉर्म में आ जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा वाटर पोल्यूशन यहाँ पर खत्म हुआ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं सॉइल पोल्यूशन पर। क्या है सॉइल पोल्यूशन? यानी मृदा प्रदूषण। मिट्टी के प्रदूषण के लिए आप सभी जानते हैं मैक्सिमम जो योगदान है वो आपका पेस्टिसाइड्स का है, प्लास्टिक्स का है, और आप कह सकते हैं ये जो काफ़ी सारी चीज़ें वेस्ट वगैरह जो निकलती हैं, है ना, वेस्टेज, इनका जो है योगदान है। चलिए देखते हैं इनका। सॉइल इज ए थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल दैट कवर्स द अर्थ रॉकी सर्फेसेस। Soil pollution is defined as the addition of substances to the soil which adversely affect physical, chemical and biological properties of the soil and reduces the productivity। भाई जाहिर सी बात है सॉइल पॉल्यूशन में इसका इम्पैक्ट सीधे और सीधे उसकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ेगा, उसकी फर्टिलिटी पर पड़ेगा, है ना। जब फर्टिलिटी पर पड़ेगा तो उसकी ऑटोमेटिक उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, किसी भी अगर प्लांट मिट्टी की अगर उसका फर्टिलिटी घट रहा है कंटिन्यूसली तो परिणाम में होगा प्रोडक्टिविटी भी घट जाएगी, और प्रोडक्टिविटी घटेगी तो जाहिर सी बात है उसका इनकम भी घटेगा। क्लियर? कौन कौन से काजेज हो सकते हैं? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड। मतलब कोई तरीका नहीं है। जितना हमारे यहाँ क्या है खेती तरीके करने का तरीका ये है कि हमारे यहाँ न कोई मौसम डिपार्टमेंट देखता है, न कोई किताब पढ़ता है, न कुछ नहीं करता, सीधे जाके उठाएगा क्या अपना जो है अपना फरुआ, अपना जो कुदाल, अपना सारी चीजें लेकर के निकल जाएंगे खेत में, खेती करने अपना चले आते हैं, है ना। और उनको कितनी मात्रा में, क्योंकि हमें जितनी बार नई फसल उगानी है उतनी बार हमें कम से कम मिट्टी की जांच करानी चाहिए। हमारी मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट की अधिकता है, हमको ये पता चल जाएगा। अगर जिस चीज की कमी है हम सिर्फ और सिर्फ उसी न्यूट्रिएंट को डाले जा करके, है ना। तो जो एक पैटर्न होता है, अगर पैटर्न फॉलो करें चीजें ज्यादा बेटर हो। आज इंडिया क्यों पीछे, मतलब सेकंड नंबर पर हम आज भी हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक कह सकते हैं साइंटिफिक एग्रीकल्चर नहीं होती है। हमारे यहाँ जो है ट्रेडिशनल खेती होती है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, डंपिंग आर्म्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉलिड वेस्टेज, है ना, और डिफॉरेस्टेशन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, है ना, पॉल्यूशन ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा सॉइल पोल्यूशन होता है। भाई लगातार पॉल्यूशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन ही होंगे। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन तीन टाइप का बेसिकली होता है। एक होता है आपका कल्चरल सॉइल पोल्यूशन, यानी एग्रीकल्चर की वजह से होने वाला होता है। दूसरा पॉल्यूशन ड्यू टू द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड सॉलिड वेस्ट। दूसरा पॉल्यूशन क्या होता है, जो इंडस्ट्री की वजह से होता है, उनकी वेस्ट की वजह से होता है ना, वहां से जो इंडस्ट्री से जो निकलने वाला वेस्ट होता है उसकी वजह से जो होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बन एक्टिविटीज। तीसरा होता है कि जो हमारी जो अर्बन एक्टिविटीज है, यानी कि जो शहरीकरण है, यानी शहरों में होने वाले जो सारी एक्टिविटीज है उनकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बन एक्टिविटीज। ये तीन टाइप की बेसिकली आपकी होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सोर्स क्या है सॉइल पोल्यूशन का? पहला सोर्स क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में देखते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड केमिकल सच एज मरकरी, लेड, कॉपर, जिंक, कैडमियम, है ना, साइनाइड, थायोसाइनेट्स, क्रोमेट, एसिड्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये सारे के सारे क्या इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं जो हमारे सॉइल को पॉल्यूटेड करते हैं। क्लियर? पेस्टिसाइड में आपका हो जाएगा जितने भी केमिकल्स हो गए, जैसे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, एल्गीसाइड, रोडेंटिसाइड एक्सेट्रा, सारी जो सारी चीजें हैं ये सारी के सारी क्या करेंगी, आपके सॉइल पॉल्यूशन को क्रिएट करती हैं, जिसका परिणाम हम जो है प्रोडक्टिविटी पर उसका भुगतते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। भाई हम फर्टिलाइजर का यूज क्यों करते हैं? उसका एक ही मकसद है, हमारी जो फसल की पैदावार हो अधिक मात्रा में हो, है ना, हमारी प्रोडक्टिविटी अधिक हो, और अधिक के लालच में हम, और जितना अधिक हो सकता है उतना हम पेस्टिसाइड का यूज कर डालते हैं, उतना हम फर्टिलाइजर का यूज कर डालते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक बार जो है साल भर में कम से कम एक बार मिट्टी की जांच जरूर करानी चाहिए। ठीक है, आगे बात करें। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स रिड्यूसेस द पॉल्यूशन ऑफ सॉइल बॉर्न ऑर्गेनिज्म। भाई अत्यधिक मात्रा में क्या होगा, जो सॉइल में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी जो छोटे मोटे आपके श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, और कुछ जो आपके नेचुरल वेजिटेशन तो हो गए, कुछ आपके एनिमल्स जो रहते हैं
वो भी उसमें मारे जाएंगे बेचारे, है ना। क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे वर्ल्ड में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है कोई भी वेस्ट नहीं है, सबका अपना रोल है। जितना रोल एक इंसान का है उतना ही रोल एक किसी अदर एनिमल का भी होता है। क्लियर है। हम बात करें आगे, ठीक है। सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड द सॉइल इंक्रीज द साल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल। भाई इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो मिट्टी होगी उसमें साल्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है, ठीक है। एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है। डिस्कार्डेड मटेरियल्स, इसमें आपका हो जाएगा जो भी जैसे आपका कंक्रीट वगैरह आ जाएंगी जो यूज किया जाता है ना, एस्फाल्ट हो गया, लेदर हो गया, कैंस हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गए, ये सभी के सभी क्या है आपके डिस्कार्ड मटेरियल्स हैं जो हमारे मिट्टी की या सॉइल पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। जितनी अधिक मात्रा में इसको मिलाएंगे, भाई अगर इस पर हमारा बैन नहीं होगा, इस पर हमारा रोक नहीं होगा, तो सारी चीजें क्या होंगी, जाकर के सॉइल में ही मिलेंगे और सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होगा। रेडियो एक्टिव वेस्टेज है नेक्स्ट हमारा। रेडियो एक्टिव वेस्ट में देखते हैं क्या, जैसे माइनिंग हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की माइनिंग हो गई, यूरेनियम है ना, उसके बाद ये प्लूटोरियम इन सब का जो माइनिंग हो जाता है ना, और न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले जो भी आपके वेस्टेज हैं वो सारी चीजें हो गई, ठीक है। वे इनटू द वाटर एंड देन सॉइल, इनटू सॉइल, फिर पानी के माध्यम से कहाँ जाएंगे, मिट्टी में ही पहुंचेंगे। पानी का तो यानी वाटर पॉल्यूशन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सॉइल पॉल्यूशन भी कर रहे हैं, दोनों के लिए जिम्मेदार हैं। अदर पॉल्यूटेंट्स में देखते हैं क्या क्या है। अदर पॉल्यूटेंट्स में आपका आ जाएगा जैसे एंड वाटर पॉल्यूटेंट्स अल्टीमेटली बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल एंड सॉइल रिसीव सम टॉक्सिक केमिकल्स, है ना, तो सब कुछ टॉक्सिक केमिकल वगैरह हो जाते हैं, वो सारी इसमें इंक्लूड कर दी जाती हैं, ठीक है। जिसका परिणाम हम सभी को देख ही रहे हैं। इसका इम्पैक्ट देखते हैं धीरे धीरे क्या है। इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, एग्रीकल्चर सेक्टर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको देखते हैं, जो हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट है, ठीक। एग्रीकल्चर सेक्टर पर रिड्यूसेस द सॉइल फर्टिलिटी, पहला वर्ग क्या है इसको, ये सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करेगा, घटाएगा। दूसरा, इंक्रीज सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण या मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव, उसके लिए जिम्मेदार हो जाएगा। रिड्यूस क्रॉप यील्डिंग, है ना, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को ये कम करेगा, यानी कम करेगा, घटाने का काम करेगा। रिड्यूस नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजनेशन की प्रोसेस को स्लो करेगा, कम कर देगा। नेक्स्ट, लॉस ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी की जो अपनी गुणवत्ता है, जो उसके पास अपनी इफिशियंसी है, मिट्टी अपनी इफिशियंसी को धीरे धीरे खो देगी। जैसे कोई व्यक्ति, सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति डिपेंड हो गया किसी कोई इसको बाय थोड़ा सा पेन हो रहा है ना, वो बार बार थोड़ा सा पेन होने पर वो बार बार मेडिसिन का यूज करता है, तो वो क्या उसका एडिक्ट हो जाएगा, यानी उसकी बॉडी की इम्यूनिटी जो होगी धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। यानी कि अब अगर कोई इसको प्रॉब्लम कभी होती है तो उसको मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी अब एडिक्ट हो चुकी है किसकी, मेडिसिन की। बिना मेडिसिन की उसकी इम्यूनिटी एक्टिवेट ही नहीं होगी। आगे हेल्थ की बात करें, क्या हेल्थ सेक्टर पर इसका क्या प्रोडक्ट इसका इंपैक्ट पड़ता है। डेंजरस केमिकल्स एंटरिंग अंडर ग्राउंड वाटर, भाई जाहिर सी बात है उसको हम फिर पिएंगे, जो जो भी वाटर है वो कहाँ जाएंगे, धीरे धीरे छन के सब नीचे ही जाते हैं, कोई ऊपर नहीं जाता, कुछ वाटर वेपर के रूप में जाएंगे, है ना, कुछ हमारे ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे, ठीक है। रिलीज पॉल्यूटेंट गैसेस, है ना, रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज काजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, भाई जाहिर सी बात है। एनवायरमेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिड्यूस वेजिटेशन, है ना, हमारी जो वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियों को ये कम कर देगा। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को इम्बैलेंस करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। ये इम्बैलेंस इन सॉइल फौना एंड फ्लोरा, है ना, सॉइल पे पाने जाने यानी पेड़ पौधे, है ना, एक पार्टिकुलर एरिया के जो पेड़ पौधे हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करेगा, खत्म करेगा। यानी आप देख पा रहे हैं ऐसा इसका जो वर्क पड़ेगा 360 डिग्री पड़ेगा। आप ये ना सोचे सिर्फ एक ही एंगल पड़ेगा, हर एक सेक्टर को टच करेगा ये। आगे अर्बन एरियाज, है ना, वाटर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, आप सभी जानते हैं यहाँ बहुत डेंजर प्रॉब्लम है ना। अभी क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, नालवे जाम हो जाता है, वहां पर पानी पास ही नहीं हो रहा है, जो पानी होती है नाला जाम होने की वजह से क्या सड़क पर पानी बहना शुरू होता है, या फिर शहरों में आप देखते हैं कि पूरा अगर नाली जाम रहती है तो पूरा रोड ही जाम हो जाता है पानी से, है ना। बारिश का सीजन चल ही रहा है ना। हाल फिलहाल की घटना भी आपने सुना ही होगा जौनपुर की। फाउल स्मेल एंड रिलीज ऑफ गैसेस, है ना, आप देखते हैं कि भाई यहाँ से बहुत भयानक गैस निकलती है, ऐसी दमघोटू गैस निकलती है, एकदम बहुत ही भयानक गैस निकलती है, ठीक है। और
भाई ये तो बहुत ही गड़बड़ है। कंट्रोलिंग मेजर्स क्या है इसका? रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड यूज। भाई ये मेथड सही है ना? हम जितना कम से कम यूज कर पाए उतना बेटर है। ठीक है, यूज द बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, है ना, यूज होगा। ठीक है, यूज ऑफ द बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर का यूज करके हम क्या करें, हम मार्केट जाएं तो सीधा सीधा हम क्या करें भैया, हमें जो भी हमारे बायो प्रोडक्ट हैं, ये बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो केमिकल्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट का यूज करना है हमें। ठीक है, वर्तमान समय में हाँ, जाते समय ये भी ध्यान देना है कि भैया जो भी प्रोडक्ट हो हमारा मेड इन इंडिया हो, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, क्योंकि किसी भी कंट्री का कोई भरोसा नहीं कब कोई साथ छोड़ दे। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस किया जाए। अब वर्तमान समय में देखा जाए जो टैरिफ का कंडीशन चल रहा है ना, इंडिया और यूएस का लेकर के, है ना, इंडिया पीछे, ये सच है कि हम आज इंडिया एकदम मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और ऐसा करना भी चाहिए, दबने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम जितना दबेंगे उतना ही लोग दबाने का प्रयास करते हैं। तो भारत ने भी उसके ऊपर एक्शन का रिएक्शन, भाई न्यूटन थर्ड लागू किया गया यहाँ पर, है ना। एक्शन, अगर आपका एक्शन है तो रिएक्शन भी तो होना चाहिए, तो रिएक्शन भी बेटर है। इंडिया ने भी जवाब में क्या किया, पेप्सी, कोका कोला, इन सब पर बैन लगा दिया कंप्लीटली रूप से। उसके बाद साथ ही साथ आपके कुछ जो कैलिफोर्निया काजू वगैरह थे उन पर भी बैन लगा दिया, है ना, और सोयाबीन वगैरह पर भी लगाया गया। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात तभी करनी चाहिए जब वो सरेंडर करें, अदरवाइज बात करने की कोई जरूरत भी तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो है ही, है ना, ये हमारा किया जाए ज़्यादा बेटर है। लेकिन ऐसा लोग करेंगे नहीं, हमारे यहाँ सबको चाहिए अधिक मात्रा में प्रोडक्टिविटी। सब कोई चाहते हैं कि हमारे 1 बीघे खेत में 10 बीघे खेत जैसा प्रोडक्टिविटी हो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कैसे किया जा सकता है? 3 RS रिड्यूसर, है ना, 3 RS का यूज करके रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, है ना, हम जितना कम हो सके उतना, जैसे प्लास्टिक वगैरह वाली चीज़ें हों जितना कम, उसका हम अगेन अगेन यूज करें तो ज़्यादा बेटर है। एक बार पॉलिथीन लेकर के आए तो उसको हम, अगर जैसे कोई भी चीज़ें हैं, अगर हमारे पास कोई कागज़ है, अखबार है, न्यूज़पेपर है, वो अगर पढ़ने के बाद वेस्ट बच रहा है तो उसको हम जो है उसका तो थैला बनवा लें, उसका लिफाफा बना लें, है ना, इस तरीके से उसका यूज़ किया जा सकता है ना। और रिड्यूस का मतलब हो सकता है जितना भी हम कम हो सके यूज़ उसको कम करें, जितना कम यूज़ कर पाएँ। रिसाइक्लिंग, जो बचा है जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती हैं उनको आपको, जो प्लास्टिक्स वगैरह होती हैं उनको आप क्या करें कि बेच दें, या ठीक है, तो बेचने से क्या होगा, वो फिर से चली जाएंगी कंपनियों में, उसको आप फिर से फिल्टर होकर वापस फिर मार्केट में आ जाएगा। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, तीनों का यूज करना है। रिड्यूस में हमको कम यूज करना है, रीयूज में क्या करना है कि वो जो भी हमारे पास एक प्लास्टिक की थैली है, जो भी चीज़ हमारे पास है उसका अगेन एंड अगेन यूज किया जाए। रिसाइकलिंग का मतलब जो अगर कोई चीज़ है हमारे पास वो पुरानी हो गई है, जैसे साइकिल पुरानी हो गई तो उसको आप जाकर बेच दीजिए, है ना, बाइक पुरानी हो गई ले जाकर बेच दीजिए, फिर से उसका रिसाइकलिंग होकर फिर नई बाइक बन के आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा, आगे देखते हैं। तो यहीं तक था हमारा आज का ये टॉपिक। आई होप, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।